साथियों जय हिंद। मैं सुनील वर्णवाल सृजन अपने डीसीडी प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारत चीन सीमा जो कि तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है, जिसे हम लोग जानते हैं तिब्बत क्षेत्र एक विषम परिस्थितियों वाला क्षेत्र है जहां पर टेम्परेचर हमेशा बहुत कम होता है। तो इस तिब्बत क्षेत्र की विषम परिस्थितियों को मात देने वाली प्रथम सीमा चौकी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो एक प्रथम एक सीमा चौकी बनाई जा रही जो विषम परिस्थितियों से होते हुए भी वहां पर वो जो चौकी बनाई जाएगी वह बहुत ही अच्छी होगी। उसमें जो हमारे सैनिक रहेंगे वह अच्छा फील करेंगे, है ना। तो इस तरह की जो सीमा चौकी है वह प्रथम सीमा चौकी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वह है पैंगोंग से झील पर। जैसा कि आप लोग लगातार हम एक दो प्रश्न में भी चर्चा भी किए हैं, पैंगोंग से झील कहाँ पर है? पैंगोंग से झील यह है उत्तरी लद्दाख में। कहाँ पे? उत्तरी लद्दाख में, ईस्ट लद्दाख में। और इस पैंगोंग से झील अभी लगातार चर्चा में बना हुआ है क्योंकि इसी क्षेत्र, इस झील के पास ही भारत और चीन की सीमा आमने सामने आ गई है। ठीक। और इस महत्वपूर्ण बात की जो सीमा चौकी का निर्माण किया जा रहा है पैंगोंग से झील के पास, इस तरह की सीमा चौकियां भारत ने पहले ही प्लान कर रखा है कि जो आप देखेंगे इधर काराकोरम श्रेणी कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और जयकपला ये पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। तो काराकोरम दर्रे से लेके जयकपला दर्रे तक कुल 47 सीमा चौकियां इस तरह की बनाई जाएंगी। कैसी? ये जो विषम परिस्थितियों को मात देने वाली सीमा चौकियां हैं, 47 चौकियां बनाई जाएंगी और इसमें से 25 चौकी इस 5 वर्ष में ही बनाए जाने का प्लान है। तो साथियों महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो सीमा चौकी है, इस सीमा चौकी में अब डीजल या मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करेंगे सैनिक, बल्कि सोलर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। और यह जो इस सीमा चौकी की गुणवत्ता को और बढ़ा देता है। होता क्या है कि जब वहाँ पे केरोसिन ऑयल या फिर डीजल का प्रयोग किया जाता है तो इससे जो ऑक्सीजन होती है, ऐसे तो ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पे कम होती ही है, लेकिन जब ये डीजल और केरोसिन जलाया जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा को और कम कर देते हैं। तो इसलिए सोलर ऊर्जा का उपयोग भी इसके लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेगी फायदे के लिए। नेक्स्ट वन, भारत और चीन की सीमा की बात करते हैं। तो दोनों के बीच जो सीमा है 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है और इस सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। साथियों आज का हमारा दूसरा प्रश्न, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत प्रथमतः किसकी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है? तो यह जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम है यह 2 साल पहले ही लाया गया था और इसमें व्यवस्था की गई थी कि कोई भी व्यक्ति अगर वह देश का से किसी बैंक से या किसी भी तरह से कोई लोन लेता है और उसे तय समय पर जमा नहीं करता है और वह देश से बाहर भाग जाता है तो उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी कहा जाएगा और उसकी जो संपत्ति होगी उसे जब्त करने के संदर्भ में यह कानून विशेष रूप से बनाया गया था। तो इस कानून के तहत पहली बार अगर किसी व्यक्ति का संपत्ति जब्त की जा रही है तो वह है हीरा कारोबारी नीरव मोदी। कौन? हीरा कारोबारी नीरव मोदी। और आप लोगों को याद हो कि 2000 नीरव मोदी साहब जो है पंजाब नेशनल बैंक से इन्होंने बहुत सारा लोन लिया था और उसी संदर्भ में फिर ये उसे डिफॉल्ट करके भाग गए थे। तो अब इनकी जो संपत्ति उसे जब्त करने के लिए मुंबई की विशेष अदालत ने आदेश जारी कर दिया है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न, विभिन्न देशों में फंसे हुए भारतीयों को घर लाने के लिए नौसेना द्वारा जो चलाया गया एक अभियान है वह क्या है? तो वह अभियान जानने से पहले हम समझते हैं कि यह लाने की क्या बात है। एक्चुअली कोविड-19 के कारण जो लगातार हमारे बहुत सारे भारतीय अन्य देशों में फंसे हुए हैं उन्हें उनकी घर वापसी कराई जा रही है और इसके संदर्भ में भारत सरकार द्वारा न सिर्फ हवाई जहाज बल्कि समुद्री सेवा का भी का उपयोग किया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में नौसेना द्वारा एक अभियान चलाया गया है और उसका नाम क्या है? वह है ऑपरेशन समुद्र सेतु। क्या है? तो हमें यह ध्यान रखना है कि कोविड-19 से फंसे हुए लोगों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन समुद्र सेतु। नौसेना से आप समझ सकते हैं कि जल वाली सेना होगी और यहाँ पे समुद्र सेतु। ओके, एक महत्वपूर्ण बात कि अभी इसी ऑपरेशन के तहत INS शार्दुल जो कि एक
युद्धक पोत है। यह ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास में अभी गया हुआ है और वहां से लोगों को लेके आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये आज का हमारा 5वां प्रश्न है। पीएम सहित अन्य गणमान्य लोगों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला विमान वह कौन है जिसे आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली से लैस किया गया है? अर्थात प्रधानमंत्री और अन्य भारतीय गणमान्य व्यक्ति जो विमान यूज करते हैं तो उसके जो है अभी क्या स्वचालित मिसाइल रक्षा प्रणाली से लैस कर दिया गया। तो वह विमान कौन सा है? वह विमान है B-777। तो यह जो विमान है अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा 2 इस तरह का विमान भारत ने खरीदा है और इस विमान पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अर्थात ये 3 व्यक्ति इसे यूज करेंगे, मतलब पीएम प्लस अन्य गणमान्य लोग। महत्वपूर्ण क्या है कि यह जो बोइंग 777 है जिसमें आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली लगाई गई है, अब इसे चलाने के लिए कौन होगा? वायुसेना का पायलट। कौन चलाएगा? वायुसेना का पायलट। इसके पहले ये गणमान्य लोग B-747 से चला करते थे और इसका परिचालन एयर इंडिया के पायलट द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? एयर इंडिया के पायलट द्वारा किया जाता था। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वह जो विमान है जिसे गणमान्य लोग यूज करेंगे जो आधुनिक रक्षा मिसाइल प्रणाली से लैस है वह कौन सा है? बोइंग 777 ये बहुत अच्छे से याद रहेगा। और साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये आज का हमारा 6ठा प्रश्न। विश्व बैंक ने अपनी हालिया रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितनी गिरावट का अनुमान किया है? तो वह गिरावट कितनी हो सकती है? साथियों वह गिरावट है 5.2%। अर्थात विश्व बैंक ने अनुमान किया है कि सन 2020 की जो अर्थव्यवस्था है उसमें गिरावट कितनी हो जाएगी? 5.2% की गिरावट की संभावना व्यक्त की। साथ ही साथ इसने दक्षिण एशिया जिसमें कि भारत भी आता है इस क्षेत्र में गिरावट का अनुमान किया गया 2.7%। और सबसे कम गिरावट का जो क्षेत्र है विश्व बैंक के अनुसार वह है पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र, जहां पर गिरावट मात्र 0.5% की ही संभावना व्यक्त की गई है। इसी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने यह भी अनुमानित किया है कि ये जो कोविड-19 का प्रभाव है जो वैश्विक गिरावट ला रहा है इसका सर्वाधिक प्रभाव विकासशील देशों के और असंगठित क्षेत्रों पर होगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। चालू वित्त वर्ष के अंत तक कितने अतिरिक्त किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड अर्थात KCC देने का लक्ष्य रखा गया। तो प्रश्न हमारा कि कितने के किसान क्रेडिट कार्ड अतिरिक्त दिए जाएंगे? तो लक्ष्य है 1.5 करोड़ अर्थात 1.5 करोड़। और साथ ही महत्वपूर्ण क्या है कि यह लक्ष्य क्यों रखा गया है? जैसा कि हमने लास्ट के अपने DCD प्रोग्राम में चर्चा किया था कि कोविड-19 से बचने के लिए यानी कि जो अर्थव्यवस्था स्लो डाउन हो गई है उससे निकलने के लिए एक आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया। उस अभियान के तहत डेयरी और पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए डेयरी और पशुपालन के माध्यम से बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरह से आय जनरेट किया जाएगा जिससे डिमांड होगी जो अंतिम रूप से इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डेयरी पशुपालकों को रियायती ऋण 3 लाख रुपए तक देने की बात की गई थी और वह ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिया जाना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तय किया है कि जो 1.5 करोड़ नए लोग हैं यानी कि जिन्हें अभी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात क्या कि ये 1.5 करोड़ लोगों को KCC देने के लिए अर्थात एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत जून और जुलाई में ही इस 1.5 करोड़ नए लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों हमारा आज का 8वां प्रश्न। किस एक और देश ने स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित किया है? जैसा कि हम जानते हैं हमने लास्ट टू लास्ट बताया था कि कोरोना से मुक्त होने वाले कुछ देश लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट में हमने चर्चा की थी कि जो दूसरा कोरोना मुक्त देश था वह कौन था? मोंटीनेग्रो। और फिर यह एक तीसरा देश यानी कि तीसरा नहीं कह सकते एक लेकिन बड़ा देशों में एक नाम और आके जुड़ गया हुआ है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भी खुद को कोरोना मुक्त देश घोषित किया है और यहाँ की जो PM है जैसिंडा अर्डर्न यहाँ की PM है और इन्होंने इस कोरोना मुक्ति की घोषणा की। साथ ही साथ कुछ अन्य छोटे देश अति सूक्ष्म देश फिजी, इरिट्रिया
ये भी खुद को कोरोना मुक्त घोषित कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यूएनओ ने किस एक भारतीय योजना की तारीफ की है? वह योजना कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दरअसल अभी हाल ही में क्या हुआ था कि हरियाणा का एक जिला है, कौन सा? मेवात जिला। कहाँ पे है? हरियाणा का मेवात जिला। इस मेवात जिले में जो कि बहुत कम थी क्या लिंगानुपात था, यहाँ पे लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए सुनील जगलान नामक एक व्यक्ति हैं, सुनील जगलान, और इन्होंने जो है एक सेल्फी विद डॉटर एक एनजीओ बनाया, एक फाउंडेशन बनाया, और इस फाउंडेशन के माध्यम से इन्होंने लगातार लड़कियों की न सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए बल्कि उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर भी ध्यान दिया, जिसके कारण मेवात में लगातार लिंगानुपात बढ़ता हुआ चला गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, मतलब मेवात की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम किया गया, और उस कार्यक्रम में यूएनओ की ओर से जो भारत में अधिकारी है निष्ठा सत्यम, उन्होंने भागीदारी की, और यहाँ पर निष्ठा सत्यम ने यूएनओ की ओर से इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बहुत प्रशंसा की, यानी तारीफ की। तो साथियों हमें ध्यान रखना है कि यूएनओ ने किस भारतीय योजना की तारीफ की? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेवात के हरियाणा का जिला जुड़ा। साथ ही साथ सेल्फी विद डॉटर, यह कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कभी कभी इस तरह के सवाल पीसीएस के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वह जुडिशरी का हो, चाहे वह हमारा सामान्य सिविल का हो। नेक्स्ट, ये निष्ठा सत्यम जो है कौन है? निष्ठा सत्यम यूएनओ की ओर से भारत में अधिकारी हैं। साथियों आज का हमारा अंतिम प्रश्न, जो कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह उद्घाटन कहाँ पे किया गया? जम्मू में किया गया है, अर्थात यह जम्मू का खंडपीठ यानी कि कैट की 18वीं खंडपीठ कहाँ पर? जम्मू पर। और यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी यानी दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए काम करेगी। कुछ प्रशासनिक न्यायाधिकरण के संदर्भ में बात करते हैं। ये जो कैट है, कैट की स्थापना आर्टिकल 323A अर्थात 323 संविधान का अनुच्छेद 323A के तहत 1985 में किया गया था। महत्वपूर्ण क्या है कि साथियों, यह जो कैट है यह किस संदर्भ में काम करता है? बेसिकली जिसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, चाहे वह चाहे प्रशासनिक सेवा की जो हम तैयारी में है, इवन जुडिशरी भी इसमें आ जाती है, कि जिनकी भी नियुक्तियां आयोग के माध्यम से की जाती हैं, उन नियुक्तियों के संदर्भ में, साथ ही साथ जो सार्वजनिक सेवा दे रहे हैं उन सेवा के संदर्भ में अगर कोई शिकायत होती है या कोई अन्य गतिविधियां होती हैं, उसके संदर्भ में यह निर्णय करता है। कौन? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट। और एक और महत्वपूर्ण बात कि इसे जो है हाई कोर्ट के बराबर शक्ति प्राप्त है। किस संदर्भ में? अगर यह अवमानना के लिए, अगर यह कोई आदेश जारी करता है और अगर उस आदेश का कोई पालन नहीं करता है तो वह अवमानना माना जाता है। और इस तरह की शक्ति भारत की न्यायिक व्यवस्था में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैट को भी यह अवमानना की शक्ति प्राप्त है। तो ये आज का था हमारा अंतिम प्रश्न। थैंक यू सो मच।